नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायो गुरु पर। आज हम क्लास 10th लेसन 4 का पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 हमने पहले पढ़ लिया है। इस पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे? रक्त एवं रक्त समूह के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा रक्त। रक्त को अंग्रेजी में ब्लड कहते हैं। अब इसे जान लेते हैं, रक्त किसे कहते हैं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक यानी पहले हम ऊतक की परिभाषा जान लेते हैं। ऊतक किसे कहते हैं? जो समान कोशिकाएं होती हैं। समान कोशिकाएं कौन सी? ऐसी कोशिकाएं जो समान कार्य संपादित या प्रतिपादित करती हों, उन्हें समान कोशिकाएं कहते हैं। और उन समान कोशिकाओं का समूह यानी ऊतक किसे कहते हैं? वे सभी कोशिकाएं जो एक ही कार्य संपादित करती हैं, उनके समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। अब ऊतक कई प्रकार के होते हैं। उनमें एक होता है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक में क्या होता है? ऐसा ऊतक जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएं। एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएं। रक्त में अनेक कणिकाएं पाई जाती हैं, अलग अलग कार्य के लिए पाई जाती हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। इस प्रकार वो संयोजी ऊतक है, उसमें अनेक कोशिकाएं पाई जाती हैं। उस समूह को क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक कहते हैं। और ये तरल होता है क्योंकि इसमें अधिकतम भाग कौन सा होता है? रक्त का अधिकतम भाग प्लाज्मा या फिर तरल होता है। इसलिए रक्त यानी ब्लड को हम क्या कहते हैं? तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। तो ये तो हमारी पहली डेफिनेशन हो गई रक्त कि रक्त को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। रक्त जो होता है वो गाढ़ा, चिपचिपा और लाल रंग का होता है। लाल रंग का क्यों होता है? क्योंकि जो रक्त होता है उसमें कणिकाएं पाई जाती हैं। उन कणिकाओं में 99% आरबीसी पाई जाती है। 99% आरबीसी पाई जाती है। आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। इस वर्णक के कारण आरबीसी का रंग लाल होता है। तो इसमें रक्त का रंग लाल क्यों होता है? आरबीसी वर्णक के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ये रक्त वाहिनिकाओं में बहता है। वाहिनिकाओं में मतलब जो सिराएं, धमनी और जो सिराओं और धमनी को जोड़ने वाली सिराओं किसे कहते हैं? जिनमें अशुद्ध रक्त बहता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। और धमनी में कौन सा रक्त बहता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। तो ये इन दोनों में बहता है। और केशिकाओं में, केशिकाएं किसे कहते हैं? सिराओं और धमनी को जोड़ने वाली जो संरचनाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? केशिका कहते हैं। रक्त की घटक की बात करें तो अगर रक्त की घटक की बात करें कि रक्त किस से मिलकर बना होता है, तो रक्त प्लाज्मा और कणिकाओं से मिलकर बना होता है। इसमें रक्त में 55% प्लाज्मा पाया जाता है और 45% कणिकाएं पाई जाती हैं। अब ये कणिकाएं भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी तक एक बार फिर से देख लेते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त गाढ़ा, चिपचिपा और लाल रंग का होता है। लाल रंग का क्यों होता है? हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। रक्त जो होता है वो वाहिनिकाओं में बहता है, सिराएं, धमनी और केशिकाओं में बहता है। इस कारण मनुष्य के रक्त परिसंचरण तंत्र को बंद परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि मनुष्य में जो रक्त होता है वो वाहिनिकाओं में बहता है यानी सिराओं, धमनी और केशिकाओं में बहता है। इस कारण मनुष्य के रक्त परिसंचरण को बंद परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। रक्त की अगली विशेषता है कि रक्त के घटक कौन कौन से होते हैं? प्लाज्मा। उसमें रक्त में 55% प्लाज्मा होती हैं और 45% कणिकाएं होती हैं। अब ये कणिकाएं भी 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये तो हो गई रक्त से रिलेटेड कुछ बातें। अब जान लेते हैं रक्त किस से मिलकर बना होता है। रक्त 2 चीजों से मिलकर बना होता है। अभी हमने पढ़ा था प्लाज्मा और कणिकाओं द्वारा। तो रक्त 2 घटकों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और कणिकाओं द्वारा। अब प्लाज्मा जो होता है वो किससे बना होता है? जल से, प्रोटीन से, वसा से, लवण से और हार्मोनों से। इसके अलावा इसमें प्लाज्मा में कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। अब प्लाज्मा का अगर संगठन देखें तो इसमें 95% जल पाया जाता है। यानी जो प्लाज्मा है वो तरल भाग है क्योंकि उसमें जल 95% पाया जाता है। और बाकी का जो 5% होता है वो कार्बनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं।
तो इस प्रकार जो प्लाज्मा होता है वो रक्त का तरल भाग होता है। तरल भाग क्यों होता है? प्लाज्मा में 95% जल पाया जाता है। और दूसरा भाग की बात करें कणिकाओं की, तो कणिकाएं 3 प्रकार की पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स या फिर लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर श्वेत रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं इसे। अब आरबीसी का क्या कार्य होता है? आरबीसी का कार्य होता है जो ऑक्सीजन और CO2 होती है उसका परिवहन करता है। उसका परिवहन किस प्रकार करता है? रक्त में, अभी हमने जाना था कि जो रक्त में आरबीसी पाई जाती है, कणिकाएं पाई जाती हैं, उसमें हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। अब ये हीमोग्लोबिन HB वर्णक क्या करता है? ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाता है। यानी जब हम श्वास लेते हैं तो फेफड़ों में जो ऑक्सीजन आती है वो आरबीसी के हीमोग्लोबिन वर्णक के साथ जोड़ दी जाती है, जो विभिन्न अंगों तक पहुंचा दी जाती है। अब वे विभिन्न अंग ऊर्जा का उत्पादन करेंगे, O2 ग्रहण करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करेंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित होकर किस प्रकार आएगी? जो हीमोग्लोबिन है वो वहां से O2 निकाल दी, अब ये हीमोग्लोबिन खाली बच गया वहां पर, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है और वापस से फेफड़ों में आ जाती है। और फेफड़ों में आने के बाद ये जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाती है और ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ दी जाती है और फिर से यही प्रक्रिया होती है। तो जो आरबीसी होती है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, यानी गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? आरबीसी करता है। किसके माध्यम से? हीमोग्लोबिन वर्णक के माध्यम से, क्योंकि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें होती हैं ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती हैं। हीमोग्लोबिन वर्णक होता है, इसी के कारण आरबीसी का रंग लाल होता है और यही ऑक्सीजन और CO2 के साथ जुड़ती है या फिर गैसों का परिवहन करती है। अगला है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये क्या करता है? रोगाणुओं से बचाते हैं हमारे शरीर को, रोगाणुओं से बचाता है। रोगाणुओं से किस प्रकार बचाता है? यदि हमारे श्वास के द्वारा कुछ रोगाणुओं के कण हमारे श्वास के द्वारा फेफड़ों में पहुंच गए या फिर भोजन के द्वारा तो रोगाणु बहुत कम पहुंचते तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अमाशय में HCl पाया जाता है जिससे वो वही नष्ट हो जाते हैं। तो आरबीसी जो है वो मुख्यतः तो जो फेफड़ों में हम श्वास लेते हैं वहां से जो रोगाणु आते हैं फेफड़ों में, उनसे वो जो रोगाणु होते हैं वो कहाँ पर चले जाते हैं? रक्त में चले जाते हैं और रक्त में ही आरबीसी पाई जाती है, या आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, जिसमें से जो डब्ल्यूबीसी होती है वो उन रोगाणुओं को नष्ट करती है। तो इस कारण डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? सैनिक कोशिका भी कहा जाता है, यानी सैनिक सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर को रोगाणुओं से बचाता है या फिर रोगों से बचाता है। अगला है प्लेटलेट्स, कणिकाओं में तीसरा है प्लेटलेट्स। इस प्लेटलेट्स का क्या कार्य होता है? ये रक्त का थक्का बना देता है। रक्त का थक्का किस प्रकार बनाता है? थक्का किसे कहते हैं? जब यदि हम समझें तो कभी हमारे शरीर पर चोट लग जाए तो वहां से खून निकलने लग जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वो खून वहां से आना बंद हो जाता है, यानी वहां पर रक्त का थक्का बन जाता है, जिससे वो खून वहीं जाम हो जाता है। तो खून को अतिरिक्त या फिर रक्त को अतिरिक्त बाहर निकालने से बचाने वाले कणिकाएं कौन सी हैं? प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये क्या करती हैं? रक्त का थक्का बनाती हैं, यानी ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सी सहायक होती हैं? प्लेटलेट्स सहायक होती हैं। यहाँ पर हमारा रक्त का टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने रक्त के बारे में कुछ बातें जान ली और रक्त के घटक के बारे में जान लिया कि रक्त किन किन घटकों से मिलकर बना होता है। अगला हमारा टॉपिक है रक्त समूह। रक्त होता है वो कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। रक्त समूह या फिर ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की थी? 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में रक्त समूह की खोज की थी। तो आपको इस वैज्ञानिक का नाम याद रखना है, कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने रक्त को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा, यानी इन्होंने ब्लड ग्रुप्स 4 बताए कि
जो रक्त समूह होते हैं यानी ब्लड ग्रुप होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। इन्होंने किस आधार पर बताए? जो अभी हमने पढ़ा था, रक्त में जो कणिकाएं थी उसमें जो आरबीसी थी इसके ऊपर कुछ प्रतिजन्स पाई जाती हैं, कुछ एंटीजन पाई जाती हैं। वो एंटीजन कौन कौन सी पाई जाती हैं? ए और बी 2 एंटीजन पाई जाती हैं। उनके आधार पर आरबीसी में जो आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन पाई जाती हैं उसके आधार पर कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त को 4 समूहों में बांटा। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एबीओ जब समूहीकरण बताएंगे उसमें बात करेंगे कि कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह को 4 प्रकार से किस प्रकार बांटा। उससे पहले जान लेते हैं कि जो आरबीसी में जो प्रतिजन ए और बी पाई जाती है ये किसकी मिलकर बनी होती है। आरबीसी पर जो प्रतिजन ए और बी, एंटीजन ए और बी पाई जाती हैं वो प्रोटीन, लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोलिपिड से बनी हुई होती हैं। यानी इन घटकों के द्वारा प्रतिजन ए और प्रतिजन बी का निर्माण होता है जो आरबीसी के ऊपर पाई जाती हैं। उन्हीं के आधार पर रक्त को वर्गीकृत किया रक्त समूहों में, 4 रक्त समूह में ए बी और ओ। अब हम पढ़ते हैं एबीओ समूहीकरण यानी कार्ल लैंडस्टीनर ने प्रतिजन के आधार पर आरबीसी में जो आरबीसी के ऊपर जो प्रतिजन पाई जाती हैं उसके आधार पर रक्त को 4 समूह में किस प्रकार विभाजित किया। उससे पहले हम एक इम्पोर्टेंट बात जान लेते हैं कि जो ये रक्त समूह है, 4 रक्त समूह हैं, ए बी और ओ। इसमें से आपने सुना होगा कि जो ओ रक्त समूह वाले हैं वो हर किसी को रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान क्यों कर सकते हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी आपको याद क्या रखना है कि जो सर्वदाता समूह होता है वो कौन सा होता है? ओ। यानी ओ सभी समूहों को, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी, सभी समूहों को अपना रक्त दान कर सकता है। इसलिए ओ और रक्त समूह वालों को क्या कहा जाता है? सर्वदाता कहा जाता है। और ए बी जो रक्त समूह होता है वो सर्वग्राही होता है, मतलब सबसे एक्सेप्ट कर सकता है। ए से भी एक्सेप्ट कर सकता है, बी से भी एक्सेप्ट कर सकता है, ओ से भी एक्सेप्ट करता है और ए बी से भी एक्सेप्ट करता है। ये हम आगे पढ़ेंगे क्यों एक्सेप्ट करता है और ये क्यों डोनेट करता है। तो अभी के लिए आपको ये 2 बात याद रखनी है कि जो सर्वदाता समूह होता है वो कौन सा होता है? ओ होता है और सर्वग्राही समूह ए बी होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, कई बार एग्जाम में पूछ भी दी जाती है 1 नंबर में कि सर्वदाता समूह कौन सा होता है। रक्त समूह में सर्वदाता समूह कौन सा होता है? तो उसका आंसर क्या होगा? ओ। और सर्वग्राही समूह कौन सा होता है? ए बी। अगला टॉपिक है ए बी ओ समूहीकरण यानी कार्ल लैंडस्टीनर ने प्रतिजन जो आरबीसी पर जो उपस्थित प्रतिजन होती हैं उसके आधार पर रक्त समूहों को 4 प्रकार से किस प्रकार बांटा। तो इस प्रकार ये आप देख सकते हैं कि जो रुधिर समूह होते हैं वो 4 होते हैं, ए बी और ओ। अब पढ़ेंगे कि कार्ल लैंडस्टीनर ने इन्हें किस प्रकार विभाजित किया। आरबीसी पर उपस्थित प्रतिजन, ये आरबीसी पर उपस्थित प्रतिजन है। अगर आरबीसी पर ए प्रतिजन उपस्थित हो, अभी हमने पढ़ा था कि आरबीसी पर 2 प्रकार की प्रतिजन उपस्थित होती हैं, या तो ए या फिर बी। तो आरबीसी पर कितनी प्रतिजन होती हैं? ए या फिर बी। अगर आरबीसी पर ए प्रतिजन उपस्थित हो तो उस रुधिर वाले को हम क्या कहेंगे? ए रुधिर समूह। अगर आरबीसी पर बी प्रतिजन उपस्थित हो तो उसे हम क्या कहेंगे? बी ग्रुप या फिर बी ब्लड ग्रुप कहेंगे। अगर उसमें आरबीसी पर अगर दोनों प्रतिजन उपस्थित हो, ए और बी, तो उसे हम कहेंगे ए बी रक्त समूह। अब इनमें प्रतिरक्षी और पाई जाती हैं एंटीबॉडीज। ये कहाँ पाई जाती हैं? प्लाज्मा में। जो रक्त के जो संगठन अभी पढ़ने पड़े थे उसमें रक्त 2 घटकों से मिलकर बना था, एक तो प्लाज्मा, एक कणिकाएं। उसमें जो कणिकाएं थी उसके 3 पार्ट थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। उस आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इसमें से जो आरबीसी है यहाँ पर तो प्रतिजन पाई जाएंगी, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी। जबकि जो दूसरा घटक था प्लाज्मा, जो तरल भाग था, उसमें क्या पाई जाएंगी? प्रतिरक्षी पाई जाएंगी, एंटीबॉडी पाई जाएंगी। अब ये एंटीबॉडी भी 2 प्रकार की होती है, प्रतिजन भी 2 प्रकार की, ए और बी। एंटीबॉडी भी 2 प्रकार की होती है, लेकिन इन्हें किससे लिखते हैं? स्मॉल ए और स्मॉल बी से लिखते हैं। अब ये प्रतिरक्षी क्या करती हैं? प्रतिजन को पहचानती हैं। अगर इसके अनुसार
प्रतिजन होता है तो वो उसके साथ क्रिया नहीं करती है। अगर दूसरा प्रतिजन उपस्थित हो जाता है तो वो उसके साथ क्रिया कर लेती है, उसे निष्क्रिय कर देती है। तो जो प्रतिजन आरबीसी पर अगर ए प्रतिजन पाया जाएगा तो प्लाज्मा में उस रुधिर समूह वाले व्यक्ति के प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी, प्रतिरक्षी कौन सी पाई जाएगी, बी पाई जाएगी। अब ये बी क्या कार्य करती है, ये देखती है कि जो कणिकाएं हैं उसमें जो आरबीसी है उस पर कौन सी प्रोटीन उपस्थित है। अगर ए है तो ये सही तरीके से काम करेंगी, संतुलित तरीके से काम करेंगी। अगर इसमें दूसरा प्रतिजन आ जाता है यानी बी प्रतिजन, इसके अलावा और कोई सा प्रतिजन आ नहीं सकता है। अगर बी प्रतिजन आ जाए तो ये इससे क्रिया कर जाएगी, या तो बी समूह जो बी प्रतिजन आया है उस आरबीसी को नष्ट कर देगी, या फिर ए आरबीसी वाले को नष्ट कर देगी। इस प्रकार जो प्रतिरक्षी होती है वो प्रतिजन को पहचानने का कार्य करती है। अगर उसके अनुकूल प्रतिजन होता है तो वो उसके साथ संतुलित रहती है। अगर दूसरा प्रतिजन आ जाता है तो वो उसके साथ क्रिया कर जाती है, प्रतिरक्षी प्रतिजन के साथ क्रिया कर जाती है, या तो ए प्रतिजन वाली आरबीसी को नष्ट कर देती है या बी प्रतिजन वाली आरबीसी को नष्ट कर देती है। इसी प्रकार जो रक्त समूह बी होता है इसमें प्रतिजन बी पाया जाता है, आरबीसी पर प्रतिजन बी पाया जाता है, और एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती है वो ए पाई जाती है। अगर इसके अनुकूल जो बी प्रतिजन नहीं पाया जाए या फिर इसके अंदर ए प्रतिजन और आ जाए तो या तो ये जो प्रतिरक्षी है या तो ये ए को नष्ट कर देगी या फिर बी को नष्ट कर देगी, दोनों में से एक को नष्ट कर देगी। इसी प्रकार जो आरबीसी पर अगर प्रतिजन ए और बी दोनों उपस्थित हो तो वो रक्त समूह कौन सा होता है, ए बी रक्त समूह होता है। इसमें प्रतिरक्षी कोई सी भी नहीं पाई जाती है। अगर इसमें ए रक्त समूह वाले का यानी जिसकी आरबीसी पर ए प्रतिजन पाया जाए उसका रक्त समूह इसमें डाला जाए, ए बी में डाला जाए। अभी हमने पढ़ा था ए बी सर्वग्राही होता है। अब यहाँ पर कारण भी आ रहा है ए बी सर्वग्राही क्यों होता है, क्योंकि अगर इसमें ए रक्त समूह वाले का डाला जाए यानी प्रतिजन ए डाला जाए तो इसमें किसी प्रकार की प्रतिरक्षी नहीं है तो ए आराम से आ जाएगा, और अगर बी का डाला जाए तो बी भी आ जाएगा क्योंकि इसमें दोनों उपस्थित है और प्रतिरक्षी एक भी नहीं है। तो ए बी जो है वो सबका ग्रहण कर सकता है क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता, और अगर एंटीबॉडी नहीं होगा तो वो किसी रक्त समूह को या फिर किसी प्रतिजन वाली आरबीसी को नष्ट नहीं करेगा। तो ये तो कारण हो गया कि ए बी सर्वग्राही क्यों होता है। अब हम जान लेते हैं कि ओ सर्वदाता क्यों होता है। ओ सर्वदाता क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक भी प्रतिजन नहीं पाई जाती है। अगर ए को डोनेट किया जाएगा, ओ का रक्त ए को डोनेट किया जाएगा तो इसमें एक भी प्रतिजन नहीं आएगा, और प्रतिजन एक भी नहीं आएगा तो जो इसमें उपस्थित पहले से है वही रहेगा, और जो एंटीबॉडी है वो उसे पहचान लेगा और संतुलित कार्य करने लग जाएगा। क्योंकि इसमें दूसरी कोई प्रतिजन नहीं है तो जिस समूह में वो ब्लड ग्रुप डाला जाएगा तो उसमें उसकी प्रतिजन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और उसकी प्रतिजन पर कोई असर नहीं पड़ेगा तो उसकी एंटीबॉडी है वो उसे नष्ट नहीं करेगी। यही कारण होता है कि जो ओ समूह होता है वो सबको ग्रहण कर सकता है, क्योंकि इसमें इसकी जो आरबीसी होती है, ओ रक्त समूह वाले की आरबीसी जो कणिकाएं का जो आरबीसी पार्ट होता है उस पर कोई सी भी प्रतिजन नहीं पाई जाती है। ना तो प्रतिजन ए पाई जाती है और ना प्रतिजन बी पाई जाती है, जबकि इसमें की प्लाज्मा में ए और बी दोनों पाई जाती हैं। ये कारण हो गया कि ओ जो होता है वो सर्वदाता होता है। अब एक और चीज होती है कि जो ओ समूह होता है वो केवल ओ का ही ग्रहण कर सकता है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो ए समूह है वो ए का ग्रहण कर सकता है और ओ का भी ग्रहण कर सकता है। बी समूह है वो बी का ग्रहण कर सकता है और ओ का भी ग्रहण कर सकता है। ए बी सभी का ग्रहण कर सकता है चारों में से, जबकि जो ओ समूह वाले व्यक्ति होते हैं वो केवल ओ रुधिर समूह को ही ग्रहण कर सकते हैं। क्यों ग्रहण कर सकते हैं? क्योंकि इसकी प्लाज्मा में ए और बी दोनों प्रतिरक्षी पाई जाती हैं। ए और बी दोनों प्रतिरक्षी पाई जाती हैं और प्रतिजन कोई पाया नहीं जाता। अब अगर इसमें ए का ब्लड ग्रुप डोनेट किया जाएगा, ए ब्लड ग्रुप डोनेट किया जाएगा तो इसमें प्रतिजन कौन से आ गया? ए प्रतिजन आ गया। आरबीसी पर ए प्रतिजन आ गया। अब जो ए प्रतिजन है वो बी प्रतिरक्षी के साथ
संतुलित हो गया। लेकिन जो ए प्रतिरक्षी है, इसमें जो दूसरी प्रतिरक्षी उत्पन्न है ए, ये क्या करेगी, इसको नहीं आने देगी, इसको नष्ट कर देगी। ये जो प्रतिजन जिस आरबीसी पर पाई जाती है उन आरबीसी को नष्ट कर देती है। यही कारण होता है कि जो ओ समूह वाले होते हैं वो केवल ओ को ही ग्रहण कर सकते हैं, दूसरे किसी ग्रुप वाले जो समूह होते हैं वाले व्यक्ति जो होते हैं जिनमें रक्त समूह और दूसरा पाया जाता है ओ के अलावा, उनको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। वो केवल ओ को ही ग्रहण कर सकते हैं। ओ को ग्रहण करेंगे तो उनमें प्रतिजन अनुपस्थित है और उसमें भी प्रतिजन अनुपस्थित है, तो वो संतुलित कार्य कर लेंगे। इस कारण जो ओ समूह वाले हैं वो ओ का ही ग्रहण कर सकते हैं और किसी का अन्य नहीं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं, जैसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से रुधिर समूह की आरबीसी पर कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता है, या फिर कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता है, ना तो ए और ना बी, या फिर जो प्रतिजन है वो अनुपस्थित होते हैं। तो वो उसका आंसर होगा ओ रक्त समूह, यानी ओ रक्त समूह पर कोई भी प्रकार की प्रतिजन नहीं पाई जाती है, ना तो प्रतिजन ए और ना प्रतिजन बी। दूसरा ये भी प्रश्न बन सकता है कि ऐसा रक्त समूह बताएं जिसकी प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, यानी एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है। तो उसका आंसर होगा ए बी रक्त समूह, क्योंकि ए बी रक्त समूह की जो प्लाज्मा होती है उसमें कोई भी प्रतिरक्षी नहीं पाई जाती है।